मार्क्स और डिग्री तो बहुत से लोग ले आते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ शुरू होती है ना, तो किताबी नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की भी बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरे जाबाजों, आज मैं 36 ऐसे सवाल पूछूंगा जो हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को आने चाहिए। और टेंशन मत लो, अगर सवाल का जवाब नहीं भी आया तो उसके बाद एक सिंपल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिससे मजा भी आएगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। और इस मजे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इस पूरे चैलेंज को 4 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। और अगर आपने चौथा लेवल भी पार कर दिया ना, तो मान जाएंगे कि आप रियल लाइफ के लिए, रियल वर्ल्ड के लिए एकदम रेडी हो। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं लेवल 1, द फाउंडेशन फेज। पहला सवाल, एक फिक्स्ड अमाउंट को जब आप बैंक में एक साथ जमा करते हो उसको एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। पर अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो इंटरेस्ट के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर ए एसआईपी, बी आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, सी यानी सेविंग अकाउंट और डी यानी करंट अकाउंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इज बी आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखो बेटा, फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए ना हमारे पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए, जैसे लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जिसको हम एक लंबे समय के लिए बैंक के पास छोड़ देते हैं, जिसपे हमको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी में से एक छोटा सा टुकड़ा, लेट्स से 2000, 4000, 5000 अपने बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने डिपॉजिट करते हो, जिसपे आपको ब्याज आए, उसको हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। या आप अपनी पॉकेट मनी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा सवाल, जब किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एप्रिसिएशन, ऑप्शन बी डेप्रिसिएशन, ऑप्शन सी इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी डिफ्लेशन। सो द ऑब्वियस आंसर इज बी डेप्रिसिएशन। जब भी हम किसी नॉन करंट टेंजिबल एसेट को खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती रहती है, क्योंकि वियर एंड टीयर, टूट फूट, मार्केट में फैशन चेंज हो गया, 100 कारण होते हैं जब उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे अगर मैंने एक मशीनरी खरीदी तो जैसे जैसे मैं उसको यूज करूंगा उसकी वैल्यू मार्केट में गिरेगी। इस गिरावट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस कार्ड का मतलब है बैंक का पैसा उधार लेना? ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी फॉरेक्स कार्ड और ऑप्शन डी प्रीपेड कार्ड। बहुत सिंपल सवाल है, सोच समझ के जवाब देना। आंसर इज बी क्रेडिट कार्ड। देखो बेटा, जो डेबिट कार्ड होता है ना, उसमें हम अपना ही पैसा यूज करते हैं जो हमारे बैंक में पड़ा होता है। एवरी टाइम वी स्वाइप द डेबिट कार्ड तो हमारे बैंक से ही पैसा कट जाता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको एक लिमिट का, जैसे 1 लाख या 2 लाख का एक कार्ड इशू करता है, जिसमें जब भी आप स्वाइप करोगे आपके बैंक से पैसा नहीं कटेगा। वो पैसा आपको 35 से 40 दिन के बाद बैंक को पे करना होगा, यानी आपके सर पर उधारी आ गई। इसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। लेकिन अगर आपने वो पैसा लिमिटेड टाइम के अंदर नहीं चुकाया, 40-50 दिन में नहीं चुकाया, तो भैया बहुत मोटा ब्याज यानी हैवी इंटरेस्ट आपके ऊपर लगेगा। बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। बेटा, महंगाई के बढ़ने और पैसे की वैल्यू कम होने को फाइनेंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर ए इन्फ्लेशन, बी डिफ्लेशन, सी डेप्रिसिएशन या डी वैल्यूएशन। सो द आंसर इज ए इन्फ्लेशन। इसको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझते हैं। आज से 5 साल पहले ना छोले भटूरे की जो प्लेट थी वो सिर्फ 40 रुपए की आती थी, और आज की डेट में वही प्लेट 80 रुपए की हो गई है। छोले भी वही है, भटूरे भी वही है, प्याज चटनी भी वही है। तो हुआ क्या? आपके पैसे की ताकत में कमी आ गई, यानी द परचेजिंग पावर ऑफ योर अमाउंट है, पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो कमी हो गई। इस केस को हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। पांचवा बहुत आसान सवाल है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप टेक्निकली उस कंपनी के क्या बन जाते हो? ऑप्शन ए एम्प्लॉई, ऑप्शन बी कस्टमर, ऑप्शन सी क्रेडिटर या ऑप्शन डी पार्ट ओनर यानी शेयर होल्डर। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, यानी डी पार्ट ओनर यानी शेयर होल्डर। देखो बेटा, शेयर का मतलब होता है हिस्सा और होल्डर का मतलब होता है मालिक। शेयर होल्डर यानी मान लो आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीद लिया, तो आप उस बड़ी सी कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो, यानी आप शेयर होल्डर बन जाते हो। क्वेश्चन 6 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सिबिल स्कोर क्या चेक करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए आपकी हेल्थ, ऑप्शन बी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री,
ऑप्शन सी आपकी बैंक बैलेंस या ऑप्शन डी आपका टैक्स ब्रैकेट। ऑप्शन बी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। देखो बेटा, स्कूल में जैसे एक बच्चे की मार्कशीट होती है जो ये बताती है वो कितना अच्छा है या बुरा है, उसी प्रकार एक इंसान का क्रेडिट हिस्ट्री बताने के लिए सिबिल स्कोर चेक किया जाता है। अगर मैं बैंक में जाऊंगा और बैंक से लोन मांगूंगा तो बैंक मेरा सिबिल स्कोर चेक करेगा। ये 300 से 900 के बीच में होता है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। अगर मैं अपने पास्ट में लिए गए लोन्स को या क्रेडिट कार्ड के बिल को टाइमली पे कर रहा हूं तो मेरा क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर अच्छा माना जाएगा, और अगर नहीं भर रहा हूं तो वो कम होगा। जितना ज्यादा सिबिल स्कोर होगा उतना ही बैंक से लोन इजीली मिलेगा। नाउ क्वेश्चन 7, इंडिया के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं? ऑप्शन ए BSE एंड NSE, ऑप्शन बी NYSE या नेस्डैक, ऑप्शन सी RBI एंड SBI, ऑप्शन डी निफ्टी एंड सेंसेक्स। आंसर ए BSE एंड NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मान लो आपको सब्जी खरीदनी है तो सब्जी खरीदने के लिए आप एक सब्जी मंडी में जाओगे। ऐसे ही अगर आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने हैं तो उसके लिए भी मंडियां होती हैं, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मंडी कहते हैं। अब 2 सबसे बड़ी शेयर मंडियां हैं, एक होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुरानी है, और आजकल जहां सबसे ज्यादा शेयर की ट्रेडिंग की जाती है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। और एक बात और याद रखना, जो ऑप्शन डी था यानी निफ्टी और सेंसेक्स वो कोई मंडियां नहीं है, बल्कि इन मंडियों का हाल बताने वाला एक इंडेक्स है। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऐसा सेट बताओ जिसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑप्शन ए फिक्स्ड एसेट, ऑप्शन बी लिक्विड एसेट, ऑप्शन सी टॉक्सिक एसेट, ऑप्शन डी इंटैंजिबल एसेट। आंसर इज ऑप्शन बी लिक्विड एसेट। देखो, लिक्विड का मतलब क्या होता है? फ्लो। ऐसा एसेट जो जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लिक्विड एसेट कहते हैं। जैसे कैश, बैंक बैलेंस, गोल्ड या शेयर्स में पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो एक क्लिक पर आप बेच सकते हो। वहीं आपका जो घर है, बिल्डिंग है, लैंड है, उसको बेचने के लिए कई महीनों भी लग सकते हैं, इसलिए वो लिक्विड एसेट नहीं होते। यानी जितना जल्दी कोई एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकता है उतना ज्यादा वो लिक्विड है। फेज 1 का आखिरी सवाल, 9वां सवाल, बैंक आपसे लोन पर जो इंटरेस्ट लेता है और डिपॉजिट पर जो आपको इंटरेस्ट देता है उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बैंक मार्जिन या स्प्रेड, ऑप्शन बी डिविडेंड, ऑप्शन सी प्रॉफिट टैक्स, ऑप्शन डी रेपो रेट। ऑप्शन ए यानी बैंक मार्जिन या स्प्रेड। देखो, जब हम बैंक में FD जमा कराते हैं तो बैंक हमको 6% ब्याज देता है, और वहीं अगर हम बैंक से होम लोन लेते हैं तो वो हमसे 9% ब्याज चार्ज करता है। अब ये 9 - 6 यानी जो 3% है वो बैंक का मार्जिन यानी स्प्रेड कहलाता है। यही बैंक की असली कमाई होती है। और बेटा, इसी के साथ खत्म होता है हमारा लेवल 1 द फाउंडेशन फेज। आई होप आपका स्कोर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि 9 में से कितने सवाल तुम्हारे ठीक थे, और अगर स्कोर ज्यादा खराब भी रहा होगा लेकिन तुमको ज्ञान भरपूर मिला होगा इन 9 सवालों में। तो चलो बिना रुके आगे बढ़ते हैं लेवल 2 पर। लेवल 2 द कोर फेज। अब लेवल 2 में पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, जब कोई अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा उठाने के लिए स्टॉक मार्केट में आती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए FPO, ऑप्शन बी IPO, ऑप्शन सी NFO, ऑप्शन डी SIP। सो द आंसर इज बी IPO। जब एक प्राइवेट कंपनी बड़ी बन जाती है और उसको और ज्यादा पैसों की नीड पड़ती है तो वो पहली बार आम जनता से पैसे उठाती है और अपने शेयर्स उनको देती है, यानी मालिकाना हक। और इसी फर्स्ट टाइम सेल को हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO कहते हैं। क्वेश्चन 11, निफ्टी 50 और सेंसेक्स आपके हिसाब से ये दोनों टर्म्स क्या हैं? अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए बैंक के नाम, ऑप्शन बी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन सी स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस एंड ऑप्शन डी म्यूचुअल फंड्स। अगर वीडियो को ध्यान से देख रहे हो और समझ रहे हो तो ऑप्शन आपको पता है, ऑप्शन सी स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। देखो बेटा,
शेयर बाजार के अंदर हजारों कंपनियां हैं, अब सबको ट्रैक करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज और सेंसेक्स इंडिया की टॉप 30 कंपनीज का एक इंडेक्स है। ये एक ऐसा थर्मामीटर है जो आपको यह बताता है कि अगर निफ्टी 50 का दाम ऊपर गया या सेंसेक्स का दाम ऊपर गया तो ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर इनका दाम कम गया तो ओवरऑल बाजार डिक्रीजिंग रेट पर है। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और प्रोफेशनल से अपना पैसा मैनेज कराना चाहते हो तो आप कहां इन्वेस्ट करोगे? ऑप्शन ए रियल एस्टेट में, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड्स में, ऑप्शन सी पीपीएफ अकाउंट में, ऑप्शन डी एफडी अकाउंट में। ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड। देखो, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो आपके पैसों को डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। यह म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको या तो नॉलेज नहीं है शेयर बाजार की, या उनके पास मार्केट को स्टडी करने का टाइम नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आपके अकॉर्डिंग पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेन लॉजिक क्या है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, ऑप्शन बी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलना, ऑप्शन सी बैंक से डबल पैसा मिलना, या ऑप्शन डी टैक्स बचाना। ऑप्शन ए इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना। देखो बेटा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो आपके प्रिंसिपल के ऊपर यानी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उस पर ही हर साल आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है तो मान लेते हैं आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और पहले साल का इंटरेस्ट था 10 रुपए, तो अगले साल आपको 110 रुपए पे ब्याज मिलेगा, उससे अगले साल 121 रुपए पर, और यह बढ़ता जाएगा। इसलिए टाइम के साथ साथ पैसे को मल्टीप्लाई करने का यह दुनिया का सबसे पावरफुल टूल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदने, बेचने और होल्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट मैंडेटरी है? ऑप्शन ए सेविंग अकाउंट, ऑप्शन बी करंट अकाउंट, ऑप्शन सी डीमैट अकाउंट, या ऑप्शन डी योर सैलरी अकाउंट। ऑप्शन सी डीमैट अकाउंट। देखो बेटा, बैंक में पैसे रखने के लिए हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं जिसको हम सेविंग या करंट अकाउंट कहते हैं, लेकिन ऐसे ही शेयर जब हम खरीदते हैं उनको रखने के लिए एक अकाउंट लगता है जिसको हम डीमैटीरियलाइज्ड यानी डीमैट अकाउंट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके खरीदे हुए जो शेयर्स है वो पेपर की फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, वो एक डिजिटल फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में शो किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को छोटे टाइम के लिए लोन देती है, ऑप्शन ए रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी रेपो रेट, ऑप्शन सी बेस रेट, या ऑप्शन डी बैंक रेट। आंसर इज बी रेपो रेट। देखो बेटा, जो ये बड़े बड़े बैंक है ना, जैसे एसबीआई, पीएनबी या एचडीएफसी, एक्सिस, इनके पास जब पैसा कम हो जाता है, इनको जब पैसा चाहिए होता है तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर कहीं से पैसा नहीं मिल रहा तो ये आरबीआई के पास जाते हैं। अब आरबीआई जिस रेट पर इनको पैसा उधार पर देता है उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। और हां, जब ये रेपो रेट आरबीआई ही बढ़ा देता है तो आगे ये बैंक्स होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन ये भी महंगे कर देते हैं। क्वेश्चन 16, एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, इस पैसे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बोनस, ऑप्शन बी डिविडेंड, ऑप्शन सी कैपिटल गेन, या ऑप्शन डी इंटरेस्ट। आंसर इज बी डिविडेंड। देखो बेटा, जब कंपनी को किसी साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, उस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट किया जाता है जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। यह एक शेयर होल्डर की एक्स्ट्रा इनकम होती है क्योंकि उसने उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए तो उस प्रॉफिट का भी हिस्सा उसको मिलना चाहिए जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, चलो अब कुछ नया पूछता हूं। ब्लू चिप कंपनीज किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए नई और छोटी कंपनीज को, ऑप्शन बी आईटी सेक्टर की कंपनीज को, ऑप्शन सी वेल एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियली स्ट्रांग और बड़ी कंपनीज को, ऑप्शन डी जो कंपनीज लॉस में चल रही है उनको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी वेल एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियली स्ट्रांग यानी बड़ी कंपनीज। बेटा, ये टर्म एक्चुअली पोकर गेम से आया है जहां ब्लू चिप का मतलब होता है सबसे महंगी यानी स्ट्रांग।
शेयर मार्केट में भी इसका मतलब ऐसी भरोसेमंद और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी से है, जैसे TCS हो गया, रिलायंस हो गया, आपका HDFC हो गया, टाटा हो गया, जिनके अंदर प्रॉफिट डे बाय डे और बिजनेस की जो वैल्यूएशन है वो डे बाय डे स्टेबल भी है और बढ़ती भी जा रही है। नाउ इट्स टाइम फॉर लास्ट क्वेश्चन ऑफ फेज 2। ये क्वेश्चन मुझे पता है सबको पता ही होगा कि SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। ऑप्शन ए, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आर डिसिप्लिन। ऑप्शन बी, गारंटीड डबल रिटर्न। ऑप्शन सी, जीरो रिस्क। ऑप्शन डी, टैक्स फ्री इनकम। आंसर ए, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग आर डिसिप्लिन। SIP का मतलब होता है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। जब मार्केट के अंदर शेयर का दाम कम होता है तो आप सेम पैसों में ज्यादा शेयर खरीद लेते हो, और अगर मार्केट में शेयर्स का प्राइस ज्यादा होता है तो सेम दाम में आपके पास कम शेयर आते हैं। यानी आपकी जो टोटल परचेज होती है वो हमेशा एवरेज होती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा एक शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट देती है। तो बच्चों, यहां पर खत्म होता है हमारा लेवल 2। और अगर आपने भी मेजॉरिटी सवालों का जवाब बिल्कुल ठीक दिया तो इसका मतलब पता है क्या है कि आपका फाइनेंस का जो बेस है ना वो काफी स्ट्रांग हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किया बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ। लेवल 3, द मार्केट फेज। बेटा, इस लेवल से मामला थोड़ा गंभीर होने वाला है, क्वेश्चन थोड़े टफ होने वाले हैं। देखते हैं कितने बच्चे इस फेज को सरवाइव कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जो करेंसी फिजिकली किसी गोल्ड या सिल्वर से बैक्ड नहीं होती बल्कि गवर्नमेंट के ऑर्डर पर चलती है, जैसे रुपीज या डॉलर, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, क्रिप्टो करेंसी। ऑप्शन बी, फिएट करेंसी। ऑप्शन सी, कमोडिटी मनी। या ऑप्शन डी, डिजिटल रुपी। आंसर इज बी, फिएट करेंसी। बेटा, एक जमाना था जब एक नोट की उतनी ही वैल्यू होती थी जितना बैंक के पास गोल्ड रखा होता था, लेकिन आज के टाइम पर एक 500 रुपए के नोट की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। उसकी वैल्यू इसलिए है कि RBI के गवर्नर का उसके ऊपर साइन है और वो धारक को 500 रुपए अता करने का वचन देता है, प्रॉमिस करता है। इसलिए इस ट्रस्ट और गवर्नमेंट बैक्ड करेंसी को हम फिएट करेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर गिरेगा और आप उसको पहले बेच देते हो और सस्ता होने पर वापस खरीद लेते हो तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, शॉर्ट सेलिंग। ऑप्शन बी, वैल्यू इन्वेस्टिंग। ऑप्शन सी, डे ट्रेडिंग। या ऑप्शन डी, हेजिंग। आंसर इज ए, शॉर्ट सेलिंग। हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि शेयर बाजार में शेयर सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, पर शॉर्ट सेलिंग का मतलब एकदम उल्टा होता है। अगर आपको यकीन है कि आज मार्केट गिरेगी तो सुबह आप अपने शेयर्स को महंगे दाम पर बेच देते हो और शाम होते ही जब शेयर का दाम गिरता है तो उन्हीं शेयर्स को आप सस्ते दाम पर खरीद लेते हो। अब इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वही आपका प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 21, बेटा, लिक्विडिटी मार्केट में किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन ए, मार्केट में पानी की सप्लाई। ऑप्शन बी, बायर्स और सेलर की अवेलेबिलिटी। ऑप्शन सी, मार्केट का गिरना। या ऑप्शन डी, कंपनी का ही बंद हो जाना। आंसर इज बी, बायर और सेलर की अवेलेबिलिटी। देखो बेटा, आपके खरीदे हुए जो शेयर हैं वो मार्केट में कितनी तेजी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज को हम लिक्विडिटी कहते हैं। यानी आपने जो शेयर यानी असेट खरीदा उसको मार्केट में आपने बेचने के लिए लगाया और तुरंत अगर कोई सेलर उसको खरीदने के लिए आ जाता है तो समझ लेना कि आपके शेयर की लिक्विडिटी काफी हाई है। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट कौन सी है जहां करेंसीज की ट्रेडिंग की जाती है? ऑप्शन ए, स्टॉक मार्केट। ऑप्शन बी, क्रिप्टो मार्केट। ऑप्शन सी, फॉरेक्स मार्केट। ऑप्शन डी, कमोडिटी मार्केट। ऑप्शन सी, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। ये किसी भी शेयर मार्केट से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। यहां पर शेयर खरीदे बेचे नहीं जाते बल्कि डायरेक्टली आप डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हो या रुपीस को दिरहम में कन्वर्ट कर लेते हो या डॉलर को येन में कन्वर्ट कर लेते हो। इसलिए ये 24 घंटे चलता है और दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा यहीं पर घूमता है। क्वेश्चन नंबर 23, अगर मार्केट में कॉन्टिन्यूसली शेयर्स के प्राइस गिर रहे हैं और लोगों में एक पैनिक है तो इस मार्केट को क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर ए, बुल मार्केट। बी,
वुल्फ मार्केट, सी बियर मार्केट या डी ईगल मार्केट? आंसर इज सी बियर मार्केट। देखो बेटा, शेयर मार्केट की दुनिया में दो ही जानवर सबसे ज्यादा फेमस है, एक है बियर और एक है बुल। जब बियर किसी अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करता है ना, तो वो अपने पंजे से ऊपर से नीचे की तरफ दबाव डालता है। ऐसा ही मार्केट में होता है। जब मार्केट में हमारे शेयर्स का दाम धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ना, तो लोगों में एक पैनिक अटैक आता है और वो लॉस में ही अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। यानी मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन जहां पर ज्यादातर लोग अपने शेयर बेच रहे हैं क्योंकि मार्केट में शेयर का दाम गिर रहा है, उसको हम बियर मार्केट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड और रियल एस्टेट सब मिक्स हो ताकि रिस्क कम हो सके, उस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंपाउंडिंग, ऑप्शन बी डाइवर्सिफिकेशन, ऑप्शन सी शॉर्टिंग या ऑप्शन डी लेवरेजिंग? आंसर इज ऑप्शन बी डाइवर्सिफिकेशन। देखो बेटा, बहुत पुरानी कहावत है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर वो बास्केट गिरेगी तो सारे अंडे टूट जाएंगे। मान लो आपके पास बजट है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, यानी अगर आपने अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया और किसी दिन शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आ गई तो आपका सारा पैसा डूब गया। इसीलिए आपका कुछ पैसा गोल्ड में, कुछ पैसा रियल एस्टेट, कुछ शेयर बाजार में इन्वेस्ट होना चाहिए कि ताकि अगर एक मार्केट के अंदर लॉस आ रहा है तो दूसरी चीज में प्रॉफिट आ रहा है, तो आपका रिस्क बैलेंस हो सकता है। इसी रिस्क को बचाने की आदत को आप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब एक ही कंपनी का पूरा मार्केट पर कंट्रोल हो और कोई कंपटीशन ना हो तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मोनोपोली, ऑप्शन बी ओलिगोपोली, ऑप्शन सी परफेक्ट कंपटीशन, ऑप्शन डी फ्री मार्केट? आंसर इज ए मोनोपोली, यानी मार्केट का अकेला राजा। मान लो आपको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेन से जाना है तो इंडियन रेलवेज के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। जब कस्टमर के पास एक ही ऑप्शन हो तो उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री की मोनोपोली कहा जाता है। इसीलिए किसी ब्रांड या कंपनी का पूरे मार्केट पर एकलौता कंट्रोल हो और कस्टमर के पास और कोई ऑप्शन ना हो उसके अलावा, तो उसको मोनोपोली कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश के बारे में क्या बताता है? सोचा है कभी? ऑप्शन ए देश का टोटल लोन, ऑप्शन बी देश के एक साल में प्रोड्यूस हुए सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू, ऑप्शन सी देश की टोटल पॉपुलेशन, ऑप्शन डी देश का टोटल टैक्स कलेक्शन? आंसर इज बी गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। जीडीपी किसी भी देश का इकोनॉमी साइज या मार्केट साइज बताता है, यानी इंडिया के अंदर अंदर कितने गुड्स का प्रोडक्शन हुआ या कितनी सर्विसेज दी गई, इनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू के एडिशन को आप जीडीपी कहते हो। बढ़ते हैं लेवल 3 के आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27, जब कोई प्रॉपर्टी या शेयर खरीद कर आप उसे महंगे दाम पर बेचते हो तो उस प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी कैपिटल गेन टैक्स, ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स या ऑप्शन डी वेल्थ टैक्स? आंसर इज कैपिटल गेन टैक्स। बेटा देखो, जब हमारी इनकम टैक्स होती है ना, तो हमारी रेगुलर इनकम से आती है। जैसे मैं एक टीचर हूं तो बच्चे जब मुझे फीस देते हैं, उससे जो मैं इनकम कमा रहा हूं उस पर मैं इनकम टैक्स दूंगा। लेकिन अगर मैंने किसी असेट में इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो शेयर हो, लैंड हो, गोल्ड हो, बिल्डिंग हो, उसको मैं आगे जाकर महंगे दाम पर बेच देता हूं, तो जो मुझे प्रॉफिट होगा, सरकार उस प्रॉफिट में से अपना हिस्सा मांगती है। उस हिस्से को बोलते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स। अब बात करेंगे लेवल 4 द मास्टरमाइंड फेज की। क्वेश्चन नंबर 28, बुल मार्केट में इन्वेस्टर का सेंटीमेंट कैसा होता है? ऑप्शन ए पेसिमिस्टिक, ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन सी न्यूट्रल या ऑप्शन डी तुम्हारी तरह कंफ्यूज्ड? ऑप्शन बी ऑप्टिमिस्टिक। देखो, जब एक बुल अटैक करता है ना, तो वो अपने सींगों से अपने दुश्मन को नीचे से ऊपर की तरफ उछालता है। इसलिए जब मार्केट लगातार ऊपर भाग रहा होता है ना, तो सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, या इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो उम्मीद भरे होते हैं, यानी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, क्योंकि मार्केट बुल मार्केट होती है।
क्वेश्चन नंबर 29 पे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ कि एक लोन जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी या घर को गिरवी रखते हो उसे टेक्निकली क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पर्सनल लोन, ऑप्शन बी ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन सी माइक्रो फाइनेंस या ऑप्शन डी मोर्टगेज। ऑप्शन डी मोर्टगेज। बेटा देखो, एक छोटा मोटा जो पर्सनल लोन होता है ना, वो बिना किसी कोलेटरल यानी बिना कुछ गिरवी रखवाए भी मिल जाता है। लेकिन अगर आपको बड़ा अमाउंट लेना है तो आपको बैंक के पास कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा यानी कोलेटरल देना पड़ेगा। तो आप बैंक के पास लेकर जाते हो अपने घर के कागजात यानी पेपर। तो आप कहते हो कि मेरे घर के पेपर रख लो और इसके बदले में मुझे एक अच्छा खासा लोन अमाउंट दे दो जिसके ऊपर मैं आपको ब्याज दूंगा। अब इस कोलेटरल को रखवाने के लिए यानी गिरवी रखवाने के प्रोसेस को मोर्टगेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसी कंपनी के पास कैश आने और जाने के फ्लो को रिकॉर्ड करने वाली स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, क्लास 12th वाले जवाब दे देंगे। ऑप्शन ए बैलेंस शीट, ऑप्शन बी इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन डी ऑडिट रिपोर्ट। ऑप्शन सी कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, पेपर पर उधार की सेल करके प्रॉफिट दिखाना और एक्चुअल में बैंक के अंदर रोकड़ा होना, ये दो अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं। किसी भी कंपनी को एक्चुअल जब चेक करना होता है कि उसके पास कितना पैसा आया और कितना कैश गया, तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एग्जैक्टली ये रिकॉर्ड करता है कि कितना कैश कंपनी के अंदर आया और कितना कैश गया। क्वेश्चन नंबर 31, नेट वर्थ कैलकुलेट करने का सही फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए इनकम प्लस एक्सपेंस, ऑप्शन बी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ऑप्शन सी टोटल बैंक बैलेंस प्लस गोल्ड, ऑप्शन डी टोटल सैलरी ऑफ द ईयर। आंसर इज बी एसेट माइनस लाइबिलिटी। बेटा नेट वर्थ का मतलब होता है आपकी टोटल वैल्यू। सीधे एग्जांपल से समझाऊं, मान लो मेरे पास टोटल एसेट्स हैं 50 लाख रुपए के और इन एसेट्स को लेने के लिए मैंने बैंकों से 30 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। तो मैं दुनिया भर में ये गाता वानी फिरूंगा कि मेरी औकात 50 लाख रुपए की है। मेरी एक्चुअल वैल्यू या नेट वर्थ जो है ना, वो 50 लाख माइनस 30 लाख यानी 20 लाख रुपए की है, जिसको मैं अपनी नेट वर्थ कह सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 32, अब कोई गवर्नमेंट अपने देश की ही करेंसी की वैल्यू जानबूझकर गिरा देती है तो उसे क्या कहते हैं? ए एप्रिसिएशन, बी डीमोनेटाइजेशन, ऑप्शन सी डीवैल्यूएशन या डी इन्फ्लेशन। आंसर इज सी डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब है कि सरकार खुद की ही पॉलिसीज लाकर अपनी ही देश की करेंसीज को बाकी देश के मुकाबले सस्ता करना। चाइना में ऐसा बहुत किया जाता है, वो अपने देश की करेंसी को सस्ता कर देते हैं ताकि बाकी देश उनके देश का सामान खरीद सके, क्योंकि हमारे लिए उनके देश का सामान सस्ता हो जाएगा, जिससे चाइना का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, जब कोई इंसान या कंपनी बैंक से लोन लेती है पर लगातार 30 दिन यानी 3 महीने तक उसकी कोई ईएमआई या इंटरेस्ट वापस नहीं करती, तो बैंक की भाषा में उस लोन को टेक्निकली क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए डेड मनी, ऑप्शन बी एनपीए, ऑप्शन सी बैंक करप्ट लोन या ऑप्शन डी टॉक्सिक फंड। आंसर इज बी एनपीए। देखो, बैंक ने आपको उधार दिया, उसके बदले में आप बैंक को ब्याज देते हो, यानी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू समझो तो जो पैसा उन्होंने आपको उधार पर दिया है वो उनके लिए असेट है, क्योंकि वो उनका कमाई का एक जरिया है। जब आपने बैंक की या तो ईएमआई नहीं दी 3 महीने तक और ब्याज भी नहीं दिया, तो बैंक को लगने लग जाता है कि अब इस असेट से कमाई नहीं होगी। और जब भी जिस असेट से हमारी कमाई रुक जाती है उसको फाइनेंस की भाषा में बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए। और जिस बैंक का एनपीए जितना ज्यादा होता है वो बैंक उतना ही खतरे में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पैसिव इनकम का सबसे सही मतलब क्या है? ऑप्शन ए बिना एक्टिव काम किए आने वाला पैसा, ऑप्शन बी दिन रात मेहनत करके कमाया हुआ पैसा, ऑप्शन सी इलीगल पैसा, ऑप्शन डी पार्ट टाइम जॉब से आने वाला पैसा। आंसर है बिना एक्टिव काम किए आने वाला पैसा। देखो बेटा, जैसे जॉब होती है ना, वो हमारी एक्टिव इनकम होती है, क्योंकि हमें रोज ऑफिस जाना पड़ता है तभी सैलरी आएगी।
लेकिन कुछ पैसिव इनकम्स भी होती हैं जो अगर आप सो रहे हो तब भी वो आपके लिए काम कर रही है और पैसा कमा कर दे रही है। आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन की कोई नीड नहीं होती। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट कर दी, आपको किराया आ रहा है, आपने बैंक में एफडी जमा करा दी, आपको वहां से ब्याज आ रहा है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपको वहां से डिविडेंड आ रहा है। इन शॉर्ट, ऐसी कमाई जिसके लिए मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की नीड नहीं है, उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अगर आपने एक कंपनी खरीदी 100 रुपए में और 1 साल बाद वो 120 की हो गई, ये जो 20 का फायदा हुआ, इस मैट्रिक को परसेंटेज में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए EMI, ऑप्शन बी ROI, ऑप्शन सी SIP या ऑप्शन डी PE रेशियो। आंसर बी ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो सिंपल है, आपने जितना एक धंधे में या बिजनेस में पैसा लगाया उसके ऊपर कितना परसेंट बढ़कर आपको वापस मिला, उसको हम ROI कहते हैं। जैसे हमने 100 रुपए बिजनेस में लगाए, कुछ एक आध साल बाद जाकर उसकी वैल्यू 120 रुपए हो गई, तो जो ये 20 रुपीज है ना, ये मेरा ROI है यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम 20% भी बोल सकते हैं। जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर बड़ी बिजनेस में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जाता है ना, तो वो उस बिजनेस का ROI जरूर चेक करता है कि फ्यूचर में उसको कितना बढ़कर पैसा मिलने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 36, आज की वीडियो का आखिरी सवाल। मार्केट में एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां आप एक ही टाइम पर एक मार्केट से सस्ता शेयर खरीदते हो और तुरंत दूसरी मार्केट में थोड़ा महंगा बेच देते हो बिना किसी रिस्क के, इस ट्रिक को क्या कहते हैं? योर ऑप्शंस आर ए स्पेक्यूलेशन, ऑप्शन बी हेजिंग, ऑप्शन सी आर्बिट्रेज, ऑप्शन डी लेवरेजिंग। आंसर इज सी आर्बिट्रेज। इसका मतलब होता है दो अलग अलग बाजारों में प्राइस डिफरेंस का बड़े स्मार्ट तरीके से फायदा उठाना। मान लो कोई एक शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 100 रुपए का चल रहा है, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 101 रुपए का, तो बिना कोई रिस्क के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से वो शेयर खरीदो और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बेच दो। 1 रुपए का फायदा हो गया। और इसी प्रोसेस को, इसी ट्रिक को, इसी चालाकी को आर्बिट्रेज कहते हैं। और बड़े ट्रेडर्स एल्गोरिथम का यूज करके चंद सेकंड में रिस्क फ्री प्रॉफिट बना लेते हैं। तो बच्चों, कैसा रहा आपका स्कोर? अगर आपने 20+ क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल ठीक दिया है ना, तो इसका मतलब पता है क्या है? कि तुम्हारा फाउंडेशन काफी स्ट्रांग है। और अगर नहीं किए तो भाई डरने की क्या नीड है? आपने जो भी टाइम इन्वेस्ट किया इन 36 क्वेश्चन को सुनने के लिए, तो भी आपका ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। और मैं ये क्वेश्चन सिर्फ आपका टेस्ट लेने के लिए लेकर नहीं आया था, बल्कि ये दिखाने के लिए लेकर आया था कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी का जो रियल लाइफ का ज्ञान होता है, वो जिंदगी भर आपके साथ चलने वाला है। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन चूज करो, इन बेसिक रूल्स के बिना आपका काम शायद चलने नहीं वाला। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी और भी वीडियोस आपके लिए आती रहे, यानी इसी का पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लेकर आऊं जो कि और मजेदार हो, तो कमेंट में जरूर लिखना पार्ट 2, मैं उसको जरूर लेकर आऊंगा। और ये वीडियो तुमको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसका तुम टेस्ट लेना चाहते हो। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।